बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट विद अनीका नसार। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब तक बड़ी स्मूथ सेलिंग करती आई। बीच में चहमगोइयाँ चली कि गालिबन एक पेज है भी तो शायद मुख्तलिफ किताबों का है, लेकिन मामलात स्पेशली ईवीएम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के हवाले से, उसके बाद जो बहुत सारे और कवानीन की पास जो करवाया यूनानिमसली, जो जितनी भी गवर्नमेंट थी उसने इकट्ठा यकजा होने का सबूत दिया। जॉइंट सेशन हुआ, जॉइंट सेशन के अंदर तमाम के तमाम कवानीन पास करवाए गए। उन कवानीन पास करवाने के बाद या उन बिल्स पास कराने के बाद ये जाहिर होने लगा या ये इम्प्रेशन जाने लगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में जो चहमगोइयाँ चल रही हैं वो गालिबन चहमगोइयों की हद तक है। जो ऐसे शो किया जा रहा है कि किरची किरची हो गया मामला, वो शायद एक दराड़ है, लेकिन दराड़ें बढ़ते हुए वक्त ज़्यादा नहीं लगा करता। कहा यह भी जा रहा था कि 20 तारीख के बाद मामलात मुख्तलिफ हो जाएंगे। अब इसका लिटमस टेस्ट आन पहुंचा है और लिटमस टेस्ट ये है कि आने वाले दिनों के अंदर पार्लियामेंट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इकॉनमी के हवाले से, फाइनेंस के हवाले से इम्पोर्टेंट कानून साजी करने जा रही है। इस इम्पोर्टेंट कानून साजी के हवाले से अपोजिशन की आवाज़ें और सदाएं हमें अभी से बुलंद होती हुई सुनाई दे रही हैं। शहबाज शरीफ साहब ने इसको क्लियरली रिफ्यूज़ कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, मिनी बजट कहा और ये कहा कि मिनी बजट पेश करने की बजाय आप इस्तीफा दें। अब इस्तीफे की सदाएं तो हम कई सालों से सुन रहे हैं। 3 साल हो गए अपोजिशन यही कहती चली आई, लेकिन अपोजिशन कर सकी और हुकूमत कर सकी, ये एक ऐसा सवाल है जिसकी एको अब पूरे पाकिस्तान में बढ़ती चली जा रही है। ऐसा मालूम होता है कि शायद अपोजिशन की जमातों में एक गालिबन जमात इस्लामी है जो वाकई में अपोजिशन कर रही है, बाकी जमातें ज़बानी कलामी बयानात ज़रूर दे रही हैं। आज सिराजुल हक साहब की कुछ कॉल हैं, कुछ थॉट्स हैं, कुछ क्लिप्स हैं जो कि कंपाइल किए हैं, वो जरा मुलाहिजा करिएगा। बाकी मिनिस्टर्स कहते हैं पाकिस्तान तरक्की की तरफ गामजन है, आप लोग तरक्की की तरफ गामजन है। चीनी माफिया 184 अरब रुपया हराम के कमाए हैं, गंदम माफिया 220 अरब, और अभी खुद हुकूमत कहती है कि कोरोना पैकेज में भी 40 अरब से ज्यादा का करप्शन हुआ है। अब पाकिस्तान चलाना तुम्हारी बस में नहीं है, आप नाकाम हो गए हैं, आपने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम के लिए मौजूदा हुकूमत मौत का पैगाम है। अभी वही जमात है जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आज मौत का पैगाम कह रही है। इससे पहले केपीके के अंदर इत्तेहादी थे, इससे पहले कोएलिशन गवर्नमेंट फॉर्म कर चुके हैं, इन्स एंड आउट्स देखे हुए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ काम किया हुआ है, लेकिन किसी भी तरीके से नाराज़गी का जो एक एलिमेंट था वो केपीके की गवर्नमेंट में तो था ही था, लेकिन अब ये नाराज़गी गुस्से में तब्दील होते हुए नजर आ रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को आने वाले दिनों में चैलेंजेस हैं, या वो चैलेंजेस उसी तरीके से आराम से सॉर्ट आउट हो जाएंगे जिस तरह हम लोगों ने पिछले दिनों में देखे थे। तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। वास्ट सब्जेक्ट, आई ट्राई टू कीप इट एज प्रिसाइज एज पॉसिबल। मेरे साथ मौजूद हैं जनरल रिटायर्ड एजाज अवान साहब, बहुत शुक्रिया जनरल साहब, आपने हमें ज्वाइन किया, सीनियर एनालिस्ट। गरीदा फारूकी साहबा हमें ज्वाइन कर रही हैं, बहुत शुक्रिया गरीदा, आपने हमें ज्वाइन किया, सीनियर जर्नलिस्ट। कामरान यूसुफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, नोन जर्नलिस्ट, बहुत शुक्रिया, आपने भी हमें ज्वाइन किया। इस्लामाबाद स्टूडियो से इफ्तिखार अहमद साहब हमें ज्वाइन करेंगे फ़ोन लाइन पर थोड़ी देर में। इफ्तिखार अहमद साहब इज़ अ very well known and a very senior journalist himself as well. Thank you so much everybody for joining me in the show. सबसे पहले जनरल साहब आपकी तरफ ही आते हैं, क्योंकि 20 तारीख जो है वो जो डिस्कस हो रही थी वो तो कुछ आपके इर्द गिर्द के लोगों से ही डिस्कस हो रही थी। अब कहा यह जा रहा है कि पहले तो आपने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स और सारे के सारे जो कवानीन ईवीएम समेत पास करवाने थे वो करवा लिए जॉइंट सेशन के अंदर, लेकिन अब मामलात उतने सादा नहीं रहेंगे जितने सादा इससे पहले थे। आप इस बात से या इस तासुर से अग्री करते हैं या नहीं? अनिका, थैंक यू वेरी मच। आपने इंट्रो में कहा जी दराड़ें हैं और दराड़ों को बढ़ते हुए और शगाफ बनते हुए देर नहीं लगती। दराड़ को शगाफ बनाने के लिए बहुत बड़े एफर्ट की जरूरत होती है, जबकि दराड़ को भरने के लिए इतनी एफर्ट की जरूरत नहीं होती। दूसरा, आपने कहा कि मेरे ही अदारे के इर्द गिर्द बात घूम रही है। मेरे अदारे के इर्द गिर्द तो हमेशा से बात घूमती रही है, सही, नथिंग न्यू। तो ये एक रीत बन गई है, एक रिवाज बन गया है। और अपोजिशन हमारी, जब से मैंने होश संभाला है और जुल्फकार अली भुट्टो को उस वक्त हमने इंतखाबात में कामयाब होते देखा एज ए
कॉलेज स्टूडेंट। तो उसके बाद से जो भी जब से वन मैन वन वोट का सिलसिला शुरू हुआ है, अपोजिशन को हमने हमेशा दो रोने रोते हुए देखा है। एक ये कि धांधली हुई है और ये हुकूमत धांधली के जरिए वजूद में आई है, इसको एस्टैब्लिशमेंट ने लाया है या मैनूवर किया है और इसको इक़्तिदार में लाया गया है बाय डिजाइन। हर हुकूमत के साथ किसी को जनरल कियानी के इलेक्शन कहा गया, किसी को ISI के इलेक्शन कहा गया, किसी को मुशर्रफ के इंतखाबात कहे गए। तो ये किसी हद तक कन्वेंशन लीग, क्यू लीग, नून लीग, जुनेजो लीग बनती भी रही हैं। उसमें हम ये भी नहीं कह सकते कि ये जमातें वजूद में नहीं आई थी, आई भी थी, क्योंकि मार्शल लॉ के दौर थे। फिर एक हाइब्रिड गवर्नमेंट की टर्म यूज होती है, तो मैंने अगले दिन भी कहा था कि हाइब्रिड गवर्नमेंट तो कन्वेंशन लीग की थी, हाइब्रिड गवर्नमेंट तो नून लीग की थी और जुनेजो लीग की थी, जहां ऊपर आर्मी थी और साथ वो मिलकर हुकूमत कर रहे थे। और हाइब्रिड गवर्नमेंट मुशर्रफ और क्यू लीग की थी कि सियासतदान थे और आर्मी चीफ था और मिलकर हुकूमत कर रहे थे। तो ये बातें हमारा एक रीति रिवाज बन गया है। लोग इस बात की परवाह नहीं अगर इसको करते। क्या आपकी बातों से ये अखज़ किया जाए कि कुछ सच कुछ फसाना? ऐसे ही होता आया है, इसलिए मैंने कहा ना कि कुछ सच कुछ फसाना होता आया है और ये होता रहेगा, कभी भी तब्दील नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ जो सियासत है ये एक पेशा है और पेशा नफा खोरी के लिए किया जाता है, नफा बनाने के लिए होता है, जायदाद और एसेट्स बनाने के लिए होता है, आवाम की खिदमत के लिए पेशा कोई नहीं इख्तियार करता। इंटरेस्टिंग। तो ये अच्छा, सियासत अब नफा पेशा है, नुकसान खिदमत की बात नहीं है। कर रहे हैं जनरल साहब। अभी एक रिसेंटली एक वीडियो सामने आई है, वो वीडियो साथ चलाते भी हैं अभी थोड़ी देर में। वो वीडियो में गरीदा पैसे बट रहे हैं और पैसे बट रहे हैं NA 133, एक SC ऐसा हल्का जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का बड़ा कंफर्म्ड किस्म का हल्का समझा जाता है। परवेज़ मलिक साहब वहाँ 90,000 वोट लेकर जीते, 5,000 उनके कंपैरिजन के अंदर लास्ट टाइम पीपल्स पार्टी वोट लेकर जीती थी। अब अली परवेज़ मलिक, जो परवेज़ मलिक साहब, लेट परवेज़ मलिक साहब के साहबजादे हैं, उन्होंने कुछ वीडियोस अपने सोशल मीडिया पर डाली पीपल्स पार्टी के हवाले से। उसके बाद एक और वीडियो सामने आती है जिसका इलेक्शन कमीशन ने और नादरा और वो सारे नोटिस जो लेने थे वो नोटिस ले चुके हैं। आपकी नज़र में पाकिस्तान का ये भी सच और फसाना है जो हमें उस वीडियो में समझ आया या नज़र आया? देखिए, ये वीडियो आना सामने NA 133 के हवाले से ये बड़ी अफसोसनाक और बड़ी शर्मनाक बात है। लेकिन क्या करें कि पाकिस्तान की तारीख ऐसे वाकयात से भरी पड़ी है। हमारे यहाँ जमहूरियत को पनपने ही नहीं दिया गया। जनरल एजाज अमान साहब हम सब के लिए बड़े काबिल एहतराम हैं, लेकिन मेरी यकीनन इस बात से वो इत्तेफाक करेंगे कि जो भी वजूहात हों उसमें चाहे आप सियासतदानों को ब्लेम करें, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट को भी 50% तक कम अज कम, मेरे नजदीक 70% से भी ज्यादा, लेकिन चलें 50-50 ब्लेम आप एस्टैब्लिशमेंट को भी दे दें। जब आपने अवाम के हाथ से हक के हुक्मरानी छीन लिया, आपने सियासत की नर्सरी को अपने तौर पे उगने ही नहीं दिया, फलने फूलने ही नहीं दिया, आप सियासतदानों को इस्तेमाल करते रहे और सियासतदान भी इस्तेमाल होते रहे और एस्टैब्लिशमेंट को इस्तेमाल करते रहे। सो दिस गोज हैंड इन हैंड, इट टेक्स टू टू टैंगो। तो ये सियासतदानों का और एस्टैब्लिशमेंट का सिलसिला चलता रहा। अब पिछले 70 साल में बदकिस्मती और शर्मनाक बात क्या हुई कि यहाँ पर चूंकि अवाम को हक हुक्मरानी नहीं गया, इसलिए इस किस्म के टैक्टिक्स इस्तेमाल करके सियासतदान समझते हैं कि वो इलेक्शन को खरीद लेंगे, इलेक्शंस को मैनूवर कर लेंगे, लोगों की अवाम की वफादारियां खरीद लेंगे। खिदमत करने का ना तो सियासतदानों को कभी मौका दिया गया और ना ही अवाम को ये मौका दिया गया कि अगर उनकी खिदमत नहीं हो रही और अगर सियासत पेशा बन गया है तो अवाम ही एहतसाब कर सके। हमारे यहाँ वोट भी एस्टैब्लिशमेंट दिलवाती रही, हमारे यहाँ इलेक्शन भी एस्टैब्लिशमेंट जितवाती रही, हमारे यहाँ सियासी जमातें भी सियासी जमातें भी एस्टैब्लिशमेंट बनवाती रही। यानी कि जनरल अयूब का जब दौर था उस वक्त जुल्फिकार अली भुट्टो पर बड़ी तनकीद होती है कि वो उनकी काबीना का हिस्सा भी थे, लेकिन उसके बाद यही जुल्फिकार भुट्टो थे जिन्होंने जनरल अयूब के खिलाफ इतनी भरपूर मुहिम चलाई कि पूरी की पूरी बाकी ऑपोजिशन भी वो भी चला रहे थे। वहां पर उस वक्त नवाब नसरुल्लाह खान साहब भी लीड कर रहे थे। मैं अगर बात मुकम्मल कर लूं, सिर्फ छोटी सी 1-2 जुमले रह गए हैं।
सो एस्टेब्लिशमेंट ने फिर क्या हुआ, जुल्फिकार भुट्टो को नीचा दिखाने के लिए, उनकी पावर को खत्म करने के लिए मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। मुस्लिम लीग नून पहले जमात के तौर पे तो नहीं आई थी ना, पहले तो एक इत्तेहाद के तौर पे नवाज शरीफ साहब जो है वजीर आला बन गए थे। फिर उसके बाद हर दौर में एस्टेब्लिशमेंट का जो है एक परवरदगी रही है सियासी जमातों के ऊपर। इसीलिए आज की हुकूमत को भी हाइब्रिड जनता या हाइब्रिड गवर्नमेंट इसीलिए कहा जाता है। तो ये सारे जो एलिमेंट्स हैं जो आपके सवाल की बुनियाद थी, मैं इसमें सियासतदानों को कोई फरिश्ता करार नहीं दे रही, सियासतदानों की भी बुराइयां हैं, लेकिन हम सबको मिलकर सोचना पड़ेगा कि इस पूरे सिस्टम की खराबी में हम सब ने कहीं ना कहीं हाथ डाला है और हिस्सा डाला है। और अब इलेक्शन कमीशन ने जो नोटिस लिया है बड़ा अच्छा किया, लेकिन उससे पहले तफ्तीश होनी चाहिए, तहकीकात होनी चाहिए। क्योंकि सवालात ये भी उठ रहे हैं कि क्या किसी एक सियासी जमात को फेवर करने के लिए, क्योंकि उनका उम्मीदवार भी कोई नहीं है, कुछ भी चीजें नहीं है, तो क्या उस सियासी जमात को इन करवाने के लिए ये सब एक और मैनूवरिंग तो नहीं की जा रही? अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है आपका गरीदा, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि एक सियासी जमात जो कि ऑब्वियसली पीटीआई की तरफ इशारा है। कमरान, जब बात आती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो वहाँ तो वो चीमा साहब, उनकी अहलिया, दोनों के कागजात नामजदगी और वो बड़े टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर रिजेक्ट हुए। यानी ऐसा लगता है कि शायद वो खुद ही चाहते थे कि वो रिजेक्ट हो जाएं, इंस्टेड ऑफ ये कि आपने अपने उस हलके के बंदे को अपना विटनेस नहीं बनाया, या अपना जो तजवीज़ करने वाला है वो नहीं बनाया, या तायीद करने वाला है वो नहीं बनाया, तो ऑब्वियसली रिफ्यूज़ल तो आना था। क्या इस तमाम सिचुएशन के अंदर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई फ़ायदा हो सकता है? सिवाय इसके कि उनका जो नैरेटिव है उनको एक मौका मिल जाएगा, और वो मौके का फ़ायदा उठा भी रहे हैं कि नून लीग के ऊपर तनकीद का निशाना बना रहे हैं कि ये हालत है, जो लोग नारा लगाते हैं उसको इज़्ज़त देने के हवाले से, और वो खुलेआम वोट खरीद रहे हैं। इसके अलावा तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ से उनका उम्मीदवार नैरेटिव की आपने कामरान बात की, आई एम कटिंग यू शॉर्ट, यहाँ फवाद चौधरी साहब ने भी कुछ फरमाया था नैरेटिव के हवाले से, ज़रा वो भी सुन लेते हैं कि उन्होंने क्या फरमाया, उसके बाद फिर बात करते हैं कि नैरेटिव कितना कोई ज़्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फ़ायदा दे सकता है। जी, नारा लगाते हैं कि हम वोट को इज्जत दो, ये वोट को 2-2 हज़ार रुपए में खरीदना क्या वोट को इज्जत देना है? अच्छा, अब ये नैरेटिव जो है, ये जो फवाद चौधरी साहब या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाकी वुज़रा मुशीरान की तरफ से हमें सुनाई दे रहा है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को NA 133 में तो कोई फ़ायदा नहीं देगी ना। आने वाले इंतखाबात के अंदर भी अवाम ये पूछेंगे कि आपने जो जो वादे किए थे, करप्शन हम दूर करेंगे, हम घर देंगे, हम जो है वो नौकरियां देंगे, वो सारे के सारे वादे पूछेंगे। अवाम ने इन वीडियोस का क्या करना है? मेरे ख्याल में एग्जैक्टली यही मेन पॉइंट है। आपने जैसे आगाज़ से भी किया, वो दरारें पड़ गई हैं, जो चीज़ें हैं, मेरे ख्याल में इन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस वक्त सवाल ये है कि पाकिस्तान जा किस तरफ रहा है। ठीक है, बाकी हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव जनरल साहब ने भी दिया, गरीदा ने भी बात की, लेकिन ये गवर्नमेंट जब आई थी तो नेचुरली ये भी एक हकीकत है कि शायद पाकिस्तान की तारीख में इस तरह की हिमायत एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, बाकी इदारों की तरफ से किसी सिविलियन हुकूमत को नहीं मिली। और आइडिया ये था कि इससे पहले जो हुकूमतें खास करके नून लीग और पीपल्स पार्टी के रहे, वो तो अपने ज़ाती मफाद के लिए हुकूमतें करते रहे और इसलिए उनके मुल्क के मसाइल हल नहीं हुए, इस वजह से उनके एस्टेब्लिशमेंट के साथ इख्तलाफात भी हुए। यहाँ पर मुद्दा ये था कि एक ऐसी गवर्नमेंट, एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर जो ईमानदार होगा, जिसकी बैकिंग होगी तमाम इदारों की, और फिर पाकिस्तान के मसाइल हल हो जाएंगे। 3-3.25 साल में अगर आप निकाल के देखें इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात हैं, मईशत को छोड़ें, जो आपकी फॉरेन पॉलिसी, सऊदी अरब जो पाकिस्तान का एक देरीना दोस्त और भाई मुल्क है, जो हमें अब उन्होंने एक 4.2 अरब डॉलर का कर्जा दिया है, वो अगर शराइत अगर आप देखें, जो मैंने शराइत, जो क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट है, वो शराइत मैंने देखी हैं, तो आप अपने कानों को हाथ लगाएंगे कि वो शराइत हमारे सामने रख देना कामरान जरा। नहीं, शराइत देखें, वो ऑलरेडी हमने अपने प्रोग्राम में डिस्कस किया है, तो वो कहीं से भी नहीं लगता कि ये दो दोस्त ममालिक या दो भाई ममालिक के दरमियान एक मुआहदा है, बल्कि उससे ये रिफ्लेक्शन नजर आती है कि अब जो हमारे दोस्त ममालिक हैं उनका हमारे ऊपर अब इतना एतमाद कम है कि उनमें उन्होंने इतनी वो शराइत डाली हैं कि उन्होंने इवन के यहाँ तक लिखवा दिया है कि अगर आप दिवालिया होंगे तो 72 घंटे के नोटिस के अंदर अंदर पैसे आपने वापस करने हैं, और ये पैसे आपने 1 साल के अंदर वापस करने हैं। अब ये सोचें, इससे पहले बहुत दूर ना जाएं आप, 2013 में इसी सऊदी गवर्नमेंट ने आपको 1.5 अरब डॉलर गिफ्ट दिया। उससे पहले चले जाए 1998 के एक्सप्लोजन्स, उन्होंने आपको उधार तेल दिया, और उधार तेल देने के बाद उसको ग्रांट में कन्वर्ट कर दिया, कभी आपसे पैसे वापस मांगे ही नहीं। तो ये आपको सवाल करना चाहिए कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि अब आपके दोस्त ममालिक भी हैं और बाकी मईशत का जो हाल है,
3-3.25 साल में, जैसे आप फाइनेंस बिल का आगे चल के शायद आप बात भी वो डिस्कस करेंगे वो जो अभी मसाइल हैं नेक्स्ट वो भी सेगमेंट के आपके अंदर। सामने। लेकिन इफ्तिखार अहमद साहब, मैं आपकी तरफ आना चाह रही हूँ। अब क्वेश्चन ये है कि बहुत सारी जगहों पर हम लोगों को खराबियां नजर आ रही हैं, चाहे वो सियासी निज़ाम में हो, 2-2 हज़ार रुपये बंटने की फॉर्म में, चाहे वो पीपल्स पार्टी की तरफ से हो, PMLN की तरफ से हो, PTI की तरफ से हो, चाहे वो हमारे सोशल फैब्रिक के अंदर मसले मसाइल हों जिनकी तरफ वज़ीर आज़म साहब इशारा करते हैं कि हमारा सोशल फैब्रिक स्ट्रांग होगा तो बाहर का कोई न्यूक्लियर बम भी हम लोगों को थ्रेटन नहीं कर सकता या हमें दरहम बरहम नहीं कर सकता। ये तमाम के तमाम मसाइल को फिक्स तो करना है ना, और इस फिक्स करने के लिए कहीं ना कहीं पॉलिटिकल रिकन्सिलिएशन की ज़रूरत भी पड़ेगी। आपने अपने पूरे के पूरे जो आपका करियर रहा है उसके अंदर आपने बड़ी पॉलिटिकल रिकन्सिलिएशंस भी देखी होंगी, डिस्कशंस भी देखी होंगी। ऐसे कोई आसार आपको इस हुकूमत के होते हुए या इस ऑपोजिशन के होते हुए नज़र आ रहे हैं इफ्तिखार साहब? इस हुकूमत के होते हुए तो नजर नहीं आते, क्योंकि इमरान साहब की जो ईगो है वो बड़ी है और इमरान साहब किसी करप्ट आदमी से हाथ नहीं मिलाना चाहते। कितने अफसोस की बात है कि लीडर ऑफ द अपोजिशन को करप्ट कह के उससे मुलाकात करने से इनकार किया जा रहा है, हालांकि पार्लियामेंट के अंदर अपोजिशन के सैकड़ों अरकान बैठे हुए हैं। महज एक आदमी पर एक मुबैना मुकदमात जो चलाए जा रहे हैं उसके हवाले से ये कह के पाकिस्तान के अवाम के हकूक और उनके मसाइल को परवाह किए बगैर इनकार किया जा रहा है। ये एक अफसोसनाक रवैया है, बहुत अफसोसनाक रवैया है और इसका फायदा नहीं होगा। देखें, इस मुल्क में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ। अफसोस की बात है कि दोनों सियासी जमातों ने बाद अज़ां अपनी अपनी ईगो की वजह से और अपनी सियासत की वजह से उस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर मुकम्मल तौर पर अमल नहीं किया। लेकिन मैं आज भी समझता हूँ कि वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी और फिर उसके बाद जो एक तय हुआ सिविलियन के दरमियान और फौज के दरमियान नेशनल एक्शन प्लान, पाकिस्तान में होने वाली कॉन्स्टिट्यूशनल 18वीं तरमीम और लोकल बॉडीज के इलेक्शन, मेरे नज़दीक तो ये सब 4 चीज़ें हैं जिन पे अमल करने के बाद हम पाकिस्तान के 70% मसाइल का हल ढूंढ सकते हैं या उनको हल करने की सलाहियत रख सकते हैं। राइट। बाकी रहा, अभी मेरा एक दोस्त कह रहा था गैर मुल्की कर्जों के बारे में, तो हर मुल्क का अपना एक मकसद है कि ये जो आपकी दोस्तियां मुफ्त हैं ना, ये आपकी हैं। ये आपने पहले दिन से ठेका लिया हुआ है कि आप सारी इस्लामी रियासतों के दोस्त हैं और आप उम्मा के सरबराह हैं। कोई उम्मा का तो ये हालत है कि जब उनके एयरपोर्टों पे आप उतरते हैं ना, तो आपकी आंखों को खोल के आपकी आंखों के अंदर का जो रंग उसको भी देखते हैं। वह है ये उम्मा जहाँ पे कोई किसी को इजाजत नहीं बगैर वीजे के आने की। तो ये छोड़ें इन बातों को, ये बुरा ना मनाया करें। अगर सऊदी अरब ने ये कहा कि हम आपके वो असासा जात कब्जे में ले लेंगे जो आपने हमें कोलेट्रल के तौर पर दिए, बुरा ना मनाइएगा, क्योंकि ये हकीकत यही है कि रियासतें होती हैं और हर रियासत के अपने मफादात होते हैं। और अब वो जमाने गए वो जो मेरी रियासत का मुफाद ये है कि कुछ समझाए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को कि प्राइम मिनिस्टर, शहबाज शरीफ से बात मत करो, लेकिन ये मत भूलो कि पाकिस्तान के अंदर एक अपोजिशन मौजूद है, असेंबली के अंदर मौजूद है, सेनेट के अंदर मौजूद है, पाकिस्तान की तमाम सूबाई असेंबलियों में मौजूद है। And obviously he is the opposition leader, वो चाहे पर्सनली ना बात करना चाहे लेकिन ऑपोजिशन लीडर है। बट ऑब्वियसली और बहुत सारी चीज़ें हैं जो भी आने वाले वक्तों के अंदर एक दूसरे का साथ देना या ना देना या एक दूसरे की कितनी मुखालफत होगी उसके बारे में बात करेंगे। अभी बड़ा इंपॉर्टेंट एक फाइनेंस बिल आ रहा है, उसके बारे में बात करेंगे एक ब्रेक के बाद।
बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि क्या अपोजिशन गवर्नमेंट मिलकर बैठ सकती है आने वाले 2 सालों के अंदर भी कोई किसी किस्म का भी पॉलिटिकल रिकन्सिलिएशन का दूर दूर तक कोई निशान है? तो जवाब मुझे ना में ही मिल रहा है, एंड अनफॉर्चुनेट है क्योंकि अभी आने वाले दिनों के अंदर एक और इम्पोर्टेंट कानून साजी होने जा रही है। जनरल साहब, आपकी तरफ आऊँगी बिकॉज इम्पोर्टेंट बात यह है कि पार्लियामेंट लेजिस्लेशन चलती रहे। जो इस काम के लिए हम करोड़ों अरबों रुपए स्पेंड करते हैं, जिससे पार्लियामेंट चलती है, वो पार्लियामेंट वो काम करे जिसके लिए हम लोगों ने उनको ऐवान के अंदर भेजा है। और वो तब हो सकता है जबकि सारे के सारे कानून साज करने वाले या कानून साजी करने वाले वहाँ बैठकर सोच विचार करेंगे कि ये जो कानून हम पास करने जा रहे हैं मुल्क के मफाद में है या नहीं, पार्टी लाइन से अबव होके ये सोचें। लेकिन अभी एक फाइनेंस बिल जा रहा है जनरल साहब, उसके अंदर भी ऑपोजिशन कंप्लीट ऑपोजिशन करेगी, गवर्नमेंट कंप्लीट सपोर्ट करेगी। हमारे यहाँ हम कहते तो हैं हम डेमोक्रेसी और तीसरा तसलसल के साथ हम लोगों का टेन्योर जा रहा है, लेकिन हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक थॉट है कि हम अवाम की बेहतरी का कानून के हवाले से सोचें, इंस्टेड ऑफ ये कि हम सोचें कि हमारी पार्टी क्या कह रही है या हमारी पार्टी लाइन क्या। अनिका, आप और कोई और लोग अगर ये सोच रहे हैं कि पॉलिटिशियंस पार्टी पॉलिटिक्स से अबव होकर मुल्क की खिदमत के लिए, मुल्क की फलाह के लिए कानून साजी करेंगे और अपने जाती मफाद और पार्टी मफाद से बालातर होकर सोचेंगे, तो वी आर लिविंग इन, आई एम सॉरी टू से, एटलीस्ट इफ आई थिंक, तो आई एम लिविंग इन अ फूड पैराडाइज। जनरल साहब, ये तो बहुत पेसिमिस्टिक थॉट नहीं हो जाएगी? इट इज नॉट पेसिमिस्टिक, इट इज रियलिस्टिक। इट इज रियलिस्टिक। होप रियलिस्टिक होना ज्यादा जरूरी है ऑप्टिमिस्ट होने से। ये जो कर्जों की हम बात कर रहे हैं, बाहर वाले मुल्कों को इससे ज्यादा सख्त पाबंदियां लगानी चाहिए। कोई दोस्ती नहीं होती, जो कर्ज देता है वो डंडे से अपना कर्ज वसूल उसको करना चाहिए, क्योंकि जिस बेजमीरी पर हम उतरे हुए हैं, पाकिस्तान क्यों कर्जे की मुईशत बन गया है? क्या इसमें 22 करोड़ अपाहज रहते हैं? अगर ये मुल्क लैंड रिफॉर्म्स नहीं कर सकता, ह्यूमन रिसोर्स डेवलप नहीं कर सकता, अपने वाटर रिजर्वायर्स नहीं बना सकता, अपने जो एसेट्स हैं उनको एक्सप्लॉइट करके, उनको डेवलप करके कौम की फलाह के लिए काम नहीं कर सकता और सिर्फ कर्जे लेके मुईशत चलानी है, कभी IMF के आगे, कभी वर्ल्ड बैंक के आगे, कभी जापान के आगे, कभी एशिया बैंक के आगे, कभी दोस्तों यारों के आगे, कोई दोस्ती यारी नहीं होती। किसने कहा है कि सऊदी अरेबिया और UAE हमारे दोस्त हैं? क्या हमारी रिलेशनशिप है उनके साथ? स्टेट्स के इंटर स्टेट रिलेशंस होते हैं, मफादात होते हैं, उन मफादात के अंदर रहते हुए रियासतें अपना काम करती हैं, तो वो कर्ज दें और इससे भी ज्यादा सख्त शराइत आयद करें ताकि हमारी गैरत जागे और हमें शर्म आए और हम अपने पांव पर खड़े होने की कोशिश करें। जिस दिन प्रेसिडेंट मुशर्रफ गए थे, हमें तो पहली दफा जब हम IMF के पास गए थे जनरल साहब, हमें तो तभी कोशिश करना शुरू कर देनी चाहिए थी ना। हमारे साथ हमसाया मुल्क है, हमारे पास उसकी मिसाल मौजूद है। हमें आज मैं यही कह रहा हूं, 24वीं ट्रांच के ऊपर जाकर हम लोगों को क्यों इंतजार करना पड़ा कि आज हम अपने पांव पे खड़े हो जाए? देखिए, कभी भी अगर शर्म आ जाए, गैरत आ जाए, कभी भी रियलाइजेशन हो जाए, तो इट इज नेवर टू लेट। क्योंकि उस वक्त शायद मीडिया इतना आजाद नहीं था, शायद लोगों को इतनी हजारे राय की उनकी राय उन तक पहुंचती नहीं थी। आज तो जो मैं कह रहा हूं या आप कह रही हैं या गरीदा और दूसरे हमारे दोस्त कह रहे हैं, इफ्तिखार भाई, और ये तो आज सारी दुनिया में, पाकिस्तान भी सुन रहा है, हुकूमत साहब, इक़्तिदार लोग भी सुन रहे हैं। ठीक। अच्छा कामरान, अगर 33 बिलियन डॉलर कर्ज था और आज वो 115 बिलियन डॉलर हो गया है, तो क्या 14 सालों में कोई पूछ सकता है कि 14 सालों में पाकिस्तान की कितनी तरक्की हुई, जिसमें सिर्फ 78 बिलियन डॉलर फॉरेन डेट लेके हमने हुकूमत चलाई है। जमहूरियत इंटरप्शन होती रही, जमहूरियत की इंटरप्शन काबिले मजम्मत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सिंध में 14 साल से कोई इंटरप्शन नहीं है। क्या उस एक शहर में कोई इक़्तिदार आपको नजर आता है कि यहाँ मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी मुसलसल 14 साल से हुकूमत कर रही है, जिसमें क्राइम रेट? जनरल साहब, इन्हीं सवालों के जवाब आज ढूंढने की कोशिश कर रही हूं मैं आप सारों के साथ मिलकर। मेरा ख्याल है एक चीज नहीं मिलेगा, यहाँ पे सिर्फ एक छोटी सी बात ये, दूसरा गरीदा ने बड़े आराम से कह दिया, मैं सिर्फ यहाँ पे कहना चाहूंगी, ISI और एस्टेब्लिशमेंट वोट डलवाती है। क्या 22 करोड़ आवाम और उनमें से 3-3.5 करोड़ वोटर 16 साल चूचे हैं जिनसे पकड़ के कोई वोट डलवा सकता है?
کیا یہ پولیٹیشین چاہے جس پارٹی کے بھی ہوں ان کو نہیں ایوب جنرل خان صاحب نے یہی تو مسئلہ استعمال ہے نا کیا؟ کہ عوام سے ووٹ نہیں ڈلوائے جاتے, ووٹ تو کہیں اور سے ڈالے جاتے ہیں. یہی تو مسئلہ ہے جنرل صاحب, تو آپ اس ہمارے سسٹم لیے کو بڑے قابل احترام ہیں. اس سسٹم کو غریزہ بات سن لیں پلیز. when I come to your program you can directly talk to me. بات یہ ہے کہ جب ہمارے سے بڑا ملک جہاں 80 کروڑ ووٹر ہے, اگر وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا کر کے اور وہ اپنے الیکشن کمیشن کو اتنا مضبوط کر چکے ہیں کہ پہلی اسٹیٹ کا ریزلٹ 6 ہفتے تک الیکشن کمیشن کے اچھا پاس رہتا ہے جل اور صاحب کوئی انگلی نہیں اٹھاتا. انٹرسٹنگلی غریدہ کچھ کہنا چاہ رہی ہے, میں ان کی طرف بھی جاؤں گی. غریدہ, مسئلہ یہ ہے کہ اب جو ویڈیوز ہمارے سامنے آ رہی ہیں ایک ضمنی انتخاب کے لیے, اس کا ای وی ایم بھی کچھ نہیں کر سکتی ہے. اگر 2,000 روپے کے اندر ووٹ کوئی بیچ رہا ہے جو کہ ملک کی امانت ہے, تو اس کا آپ کیا کر سکتے ہیں؟ کون سا الیکٹرانک پولنگ مشین لے کر آئیں گے؟ اچھا, اس سے پہلے میں ایک چیز جو ہے نا وہ کلیریفائی کر دینا چاہوں. دیکھیں میں آپ کے پروگرام میں بھی آئی ہوں انیکا ایز اے جرنلسٹ, ایز این اینالسٹ, اور چاہے میں ایک صحافی کے طور پہ آئی ہوں, چاہے میں ایک تجزیہ کار کے طور پہ, میری فرض ہے, یہ میرے اوپر فرض ہے اس پوری قوم کا, تمام عوام کا. آپ کے اسکائپ میں ایشو آ رہا ہے اور کنیکشن میں ایشو ہے. میں آپ کی طرف ہی واپس آتی ہوں, مجھے ابھی بریک کی طرف جانا ہے. میں بریک کے بعد واپس آتی ہوں, دین آئی ول گیٹ بیک ٹو یو. تب تک ہم اسکائپ کے ایشو کو بھی فکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. غریدہ, اگر آپ مجھے سن سک رہی ہیں تو اپنی بات مکمل کر لیجیے گا. جی بالکل, میں آپ کو سن رہی ہوں اور مجھے نہیں معلوم کہ کہاں تک میری بات گئی تھی, لیکن میں یہ عرض کر رہی تھی آپ سے کہ دیکھیں کہنا یہ تھا کہ نہیں, میں نے کہا جو آپ فرما رہی تھی اس کے جواب میں عرض یہ کرنا تھا, یہ میری جواب تھا. تو کہنا مجھے یہ تھا کہ دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی طرف سے جتنی پابندیاں ہم پہ لگ جائیں, جتنے پریشرز آ جائیں کہ غریدہ کو کہیں چپ کر جائیں, غریدہ کو کہیں ٹویٹس نہ کیا کریں, غریدہ کو کہیں یہ فلاں بات نہ کیا کریں, ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کو بولیں, اس کو بات کریں, حقائق کو سامنے رکھیں. تو ہم چھوٹی سی بات کر رہے تھے کہ ایک تو قرضوں میں اضافہ پاکستان تحریک انصاف کے 3 سالوں میں سب سے زیادہ ہوا. اب اس وقت جو عوام کو نیریٹو جا رہا ہے وہ یہ کہ جی پچھلی حکومتوں نے قرض اتنے زیادہ لے رکھے تھے سود پہ, وہ آپ ڈاکومنٹس نکال کے دیکھ لیں, وہ کوئی پبلک سیکرٹ, وہ کوئی سیکرٹ نہیں ہے, وہ پبلک ڈاکومنٹس ہے, وہ والے آپ کو ڈاکیومنٹس بھی بڑے ستا رہے ہیں. ایگزیکٹلی, تو یہی سارے معاملات ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو اپنی بیڈ گورننس کے حوالے سے جوابات دینے پڑیں گے. اب آ جاتے ہیں آپ کے سوال کے متعلق جو NA 133 کے حوالے سے تھا, کیونکہ درمیان میں بریک آ گئی تھی تو آپ کا سوال جو ہے میرے ذہن سے سکپ ہو گیا تھا انیکا, کہ آپ سوال کی بات کر رہی تھی NA 133 کے حوالے سے. ذرا سوال اپنا ریپیٹ کر دیں. میں کہہ رہی تھی کہ ای وی ایم ہو جائے, کوئی الیکٹرانک مشین ہو جائے, یہ جو پری پول ریگنگ ہوتی ہے اس کو کون روک سکے گا؟ تو اپوزیشن کی یہ والی بات تو درست ثابت ہو رہی. بالکل ٹھیک ہے. اب اس کو روکنے کا جو میں پہلے جواب دے رہی تھی سوال کے جواب میں, کہہ رہی تھی کہ جی اس کو روکنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ عوام کو حق حکمرانی دیں. عوام جس کو چاہے سلیکٹ کریں, جس کو چاہے وہ الیکٹ کریں, جو مرضی کریں, یہ عوام کا حق ہونا چاہیے. وہ ڈبے میں جس کے ووٹ کی پرچی ڈالیں اسی کا نام نکلنا چاہیے, یہ نہیں کہ ڈبے میں ووٹ کسی اور کے ڈالیں. میں نے آپ سے پہلے بھی گزارش کی کہ یہ وہ سارا پروسیس ہے پچھلے 70 سال کا جس میں عوام کو حق حکمرانی نہیں دیا گیا, عوام کو مسلسل اگنورنٹ رکھا گیا ہے, اس کو مسلسل اپنے حق حکمرانی سے غفلت میں اور جہالت میں رکھا گیا ہے. دیکھیں ایک مشین جب خراب ہوتی ہے, آپ اس کو اگر تیل نہیں لگائیں گے, اس کو چلائیں گے نہیں, تو وہ زنگ گڑبڑ ہوتی رہے گی. اچھا کامران, میں نے آپ کی طرف آنا ہے, وقت بہت کم رہ گیا ہے. میں ابھی تھوڑی دیر پہلے جو فائنانس بل کی بات کر رہی تھی, وہ فائنانس بل آنے والا ہے, ہم تمام اس بات پر اگریڈ ہیں کہ بات ہونا بڑا مشکل ہے. اپوزیشن حکومت ایک دوسرے کو دیکھنا نہیں چاہتی, ادھر بات کی کیا بات ہوگی, یا پولیٹیکل ریکنسیلیشن کی کیا بات ہوگی, یا فرسودہ نظام کو بہتر کرنے کی کیا بات ہوگی. تو ابھی فائنانس بل جو پیش ہوگا اس کے اندر کیا ہونے جا رہا ہے, what do you expect؟ ایک کوئک کامنٹ جو جنرل صاحب نے بھی کہا اور افتخار صاحب نے بھی پہلے کہا کہ بالکل اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ جو ریلیشن شپ ہوتے ہیں, ہر ملک اپنے مفادات دیکھتے ہیں, لیکن ایک کریکشن میں ضرور کر دوں کہ سعودی عرب کے ساتھ ہمارے تعلقات 2018 بلکہ ظاہر یمن وار کے بعد زیادہ خراب ہوئے. ایسے تعلقات تھے کہ اس طرح کی فارمیلٹیز نہیں ہوتی تھیں. مجھے یاد ہے 1998 میں پاکستان کے سفیر کنگ فہد کو جب وہ بیمار تھے, چھٹی والے دن بغیر پروٹوکول, بغیر فورن آفس کو ان کو مطلع کیے چلے گئے, اور وہ انہوں نے مل لیا وہاں پہ اور پاکستان کی مدد کی. کبھی 2018 سے پہلے ایسا نہیں ہوا کہ سعودی عرب نے وقت سے پہلے قرضہ واپس مانگا ہو. کبھی اس سے پہلے ایسا نہیں ہوا
कि उन्होंने कर्जा लिया हो, कहा कि हमें वापस कर दें, बल्कि उसको ग्रांट में कन्वर्ट कर दिया। generation change भी तो तो हो ये गई ना। चेंज हुई है, लेकिन ये सोचने वाली बात है कि जब इस मुल्क में सिविल मिलिट्री क़यादत एक पेज पर है, करप्ट के बजाय एक ईमानदार वज़ीर-ए-आज़म मौजूद है, तो फिर पाकिस्तान की इज्जत दोस्त ममालिक भी क्यों नहीं करे, इस पे भी सोचना चाहिए। दूसरा, जो फाइनेंस बिल की आप बात कर रही हैं, ये बेसिकली एक कंडीशन है जो IMF ने आप पर जो प्रायर एक्शन आपने लेने हैं, जो $1 बिलियन की अगली किस्त लेनी है, तो उसके लिए 800 अरब रुपए के नए जो टैक्सेस हैं वो लगाए जा रहे हैं। 800 अरब रुपए की फिस्कल एडजस्टमेंट की जा रही है, और उसके अंदर जो GST को 17% अक्रॉस द बोर्ड बढ़ाने की बात हो रही है। पेट्रोलियम लेवी जो है हर माह 4 रुपए फी लीटर बढ़ाई जाएगी। बिजली के बिलों में मजीद कीमतों में इजाफा किया जाएगा। तो बेसिकली ये 800 अरब रुपए की नई एडजस्टमेंट है। मतलब ये है कि मजीद महंगाई होगी। और जहां तक आपने सब्सिडीज भी तो खटक रही हैं, वो किधर से काटी जाएंगी? लेकिन सब्सिडीज का जो वो कह रहे हैं कि 350 अरब रुपए की जो एग्जाम्पशंस हैं टैक्स पे आप देते हैं, गवर्नमेंट तो यही कह रही है हम नया टैक्स नहीं लगा रहे बल्कि उन एग्जाम्पशंस को वापस ले रहे हैं। तो मतलब ये है कि कान को इधर से पकड़ें या उधर से पकड़ें, जब आप उन एग्जाम्पशंस को वापस लेंगे, मतलब अगर GST वैसे तो 17% किसी जगह पे रेट है, किसी जगह पे 0 है, किसी जगह पे 2% है, लेकिन अगर अक्रॉस द बोर्ड लगता है तो उसका असर जाहिर है कि हर शख्स पे पड़ेगा। तो मतलब ये है कि जो फाइनेंस बिल आ रहा है, मिनी बजट आ रहा है, मजीद लोगों की मुश्किलात में इजाफा होगा। रही बात पॉलिटिक्स की, क्योंकि इसके लिए एक सिंपल मेजॉरिटी चाहिए, अक्सरियत चाहिए। वेरी क्विकली मुझे बता दीजिएगा, शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि बेसिकली गवर्नर स्टेट बैंक को वाइस रॉय बना दिया गया है IMF का। How far do you think that could be correct? देखें, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी है, लेकिन एट द सेम टाइम इसमें पार्शली आल्सो इट इज ट्रू। उसकी रीजन ये है कि जो इस गवर्नमेंट ने एक कानून ड्राफ्ट किया स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी के, बिल्कुल खुद मुख्तारी होनी चाहिए। अब उसके अंदर कुछ तरमीम की गई हैं। जो ओरिजिनल ड्राफ्ट था, अगर आप वो देखें तो इवन जो स्टेट बैंक के गवर्नर हैं वो स्टेट ऑफ पाकिस्तान इवन के प्राइम मिनिस्टर से भी ज्यादा पावरफुल हैं। तो इसलिए लोग क्वेश्चन करते हैं कि क्या ये स्टेट बैंक को एम्पावर करने की बात हो रही है या पर्सन स्पेसिफिक कोई कानून लाया जा रहा है। तो इसलिए ये सवाल। अच्छा, इफ्तिखार साहब, एक तो आप रिप्लाई करना चाह रहे हैं जैल साहब ने जो गुफ्तगू की थी उसका, दूसरा एट द एंड अब हम लोगों को और आपको बिलखुसूस ये फाइनेंस बिल सुकून से पास होता हुआ नजर आ रहा है। वो हुकूमत हमेशा बिल्स पास करके कहती है कि देख लें ऑपोजिशन तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकी। नहीं, ये पास हो जाएगा। और इसमें बड़े मजे की बात है, मैं हैरान हूँ कि ये दोस्त क्यों नहीं हमें बता रहे कि इसमें पाकिस्तान के पैसों में भी कुछ करता गिरा है। जी बिल्कुल, करेक्ट है। ये दोस्त बैठे हैं जी 50 अरब रुपए का, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये बड़े मजे की बात है कि ये हम लोगों को बता रही है कि पाकिस्तान को भी कुर्बानी देनी पड़ रही है अपने डिफेंस बजट में से। तो फंस गए हैं हम बहुत बुरे फंसे हैं। हमारी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिल जो है जब तक डालें, ये कितनी शर्म की बात है। दाल मैं बाहर से मंगवाता हूँ, शुगर मैं बाहर से मंगवाता हूँ, गंदम मैं बाहर से मंगवाता हूँ, एडिबल ऑयल मैं बाहर से मंगवाता हूँ। खुदा का खौफ करो, ये एग्रीकल्चर कंट्री है। किसी को एहसास नहीं है कि इस पे सरमायाकारी करो तो 6 महीने में जवाब आता है। और आप सरमायादारों को 1 से लेकर 2% सूद के ऊपर अरबों रुपया दे रहे हो, खरबों रुपया दे रहे हो, जिसका रिटर्न कई सालों में होता है। लेकिन आप इस शोबे के ऊपर पैसा नहीं लगा रहे, ना रिसर्च पर लगा रहे हो, ना उसकी डेवलपमेंट पर लगा रहे हो, ना अच्छा सीड लेके आ रहे हो, ना में अच्छी पेस्टिसाइड देना चाहते हो, ना सस्ती फर्टिलाइजर दे रहे हो। और बेकारी नहीं बनोगे तो और क्या बनोगे? इंटरेस्टिंग। वक्त खत्म हो गया। इफ्तिखार अहमद साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। कामरान यूसुफ, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। गरीदा फारूकी, बहुत शुक्रिया आपने भी ज्वाइन किया। जनरल जान जवान साहब, बहुत शुक्रिया आपने भी ज्वाइन किया। लेकिन एक बात तो फुश हो रहा है कि हम एक ऐसे दायरे में घूम रहे हैं कि अगर हम लोगों ने इस दायरे से ब्रेक थ्रू ना किया तो पाकिस्तान की मईशत को इस्तेहकाम और दवाम देने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बारहा कर्जा लेकर खर्चा पूरा करना और सूद समेत कर्जे को वापस देना किसी भी तरीके से एक सस्टेनेबल प्लान नहीं है। आने वाला फाइनेंस बिल भी इस बात का जामिन है कि पाकिस्तानी अशराफिया को, हुकूमत हो या अपोजिशन के अंदर मौजूद हो या इदारे हों, अब मिलकर बैठकर ये सोचना पड़ेगा कि इस विशियस सर्कल से पाकिस्तान को कैसे निकाला जाए। और अगर नहीं सोचा गया तो इट माइट बी टू लेट। अनीका निसार को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। नासिर।